नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली कक्षा में बायोलॉजी की कक्षा में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की चर्चा हम कर रहे थे और उसके अंदर दोस्तों हमने 5 वीडियो अपने पूरे कर लिए थे और ब्लड की चर्चा अपन कर रहे थे। लास्ट वाली कक्षा के अंदर दोस्तों हमने ब्लड ग्रुप की चर्चा करी थी आरएच कारक के आधार पे। तो लास्ट वाली वीडियो जो थी वो प्रॉपर ओरिएंटेड थी हमारे आरएच कारक के लिए। और दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो ब्लड की लास्ट वीडियो है, यानी ब्लड के लिए, रुधिर के लिए हम लास्ट चर्चा आज करेंगे और उसके बाद अपन हार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आते हैं, वो करते हैं अपन। तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है आपके पास, मैं आपको एक क्वेश्चन सिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टाइप आता है कि क्वेश्चन आपके पास आता है कि मान लो आपको दे दे कि भाई फादर एक मतलब पिता है, उनका ब्लड ग्रुप है ए। लेट्स से आपको बोल दिया कि फादर का ब्लड ग्रुप है ए और जो मदर है यानी माता है, मदर का ब्लड ग्रुप है बी। अब फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो इनकी संतानें होगी उन संतानों के ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या कहेंगे। संतानों के बीजी यानी ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, मतलब इनके बारे में बताना है हमारे को। तो अपन देखते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए एक फिक्स पैटर्न है, आपको एक फिक्स पैटर्न से चलना है कैसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। मैं सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप, मैं लिख रहा हूं ये आपका मेल, या मैं इसको, ये फादर है और ये आपके पास मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है ए, मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा है आपको बी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस आप क्या करना, जो भी लिखा हुआ है आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। इधर एक है, इधर एक है, आप दो बनाने के लिए जीरो लगा दो इसके आगे ओ लगा दो, यानी जीरो लगा दो। इसको जीरो या ओ बोल सकते हैं अपन। ओ क्यों लगा सकते हैं अपन, क्योंकि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, कोई खतरे वाली चीज नहीं होती, इसलिए अपन ने ओ लगा दिया। ये मेथड है करने का। अब आंसर कैसे आते हैं, तो देखिएगा जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग से ये आपके पास ये बनेगा ए का बी से, तो क्या बनेगा दोस्तों, ए बी बनेगा। मैं बात करूं ए की ओ से तो क्या बनेगा दोस्तों, ए ओ बनेगा दोस्तों। अब देखिएगा मैं बात करूं आपके पास ओ का बी से तो क्या बनेगा दोस्तों, ओ बी बनेगा। और दोस्तों मैं बात करूं ओ का ओ से तो दोस्तों ओ बनेगा। अब देखिए दोस्तों क्या करा है मैंने, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। मैंने आपके पास क्या करा है, मैंने सिर्फ ओ लगाया है, ओ एंटीजन लगाया दोनों तरफ, और उसके बाद क्या करा दी दोस्तों, इसकी क्रॉसिंग करा दी मैंने। अब क्या होता है, अब आप रिजल्ट देखिएगा, सबके अंदर आप एक ओ काट दो, तो ये इधर से एक ओ काट दिया, जहां पे भी ओ दिख रहा है वहां पे एक ओ काट दो, ये मैंने एक ओ काट दिया। अब अपन रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो अगर अपन अब रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में सबसे पहले आपके पास ये ए को यहां से भी काट दिया। ए ब्लड ग्रुप कितनों का मिल रहा है, मैं इसको पूरे को 100% मान रहा हूं, 1 2 3 4 का 100% मान रहा हूं। तो ए ब्लड ग्रुप कितने लोगों का है, 25%। तो 25% संतानों का ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है, ए। बी ब्लड ग्रुप कितने का हो सकता है, फिर से 25%। ओ ब्लड ग्रुप कितनों का हो सकता है, फिर से 25%। और आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप कितनों का हो सकता है, एक ही है, तो फिर से आपके पास 25%। तो ये आपके पास 25% संभावना है इन सारे ब्लड ग्रुप्स की। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है या पिता का ब्लड ग्रुप ए है, एक माता या एक महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनकी संतानों के ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप ऐसे बनाओगे फिगर, ओ लगाओगे पास में। अगर पहले से दो हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे ए बी होता तो अपन नहीं लगाते ओ, लेकिन यहाँ पे अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, मैंने यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ मैंने ओ लगा दिया, क्रॉसिंग कराई,
एक ओ काट दो क्रॉसिंग कराने के बाद, फिर आपके पास रिजल्ट लिख दो। मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है कि फादर का ब्लड ग्रुप है वो आपके पास ए है और मदर का ब्लड ग्रुप है वो आपके पास ओ है, तो बताएं संतानों के ब्लड ग्रुप के बारे में। तो संतानों के ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए अब फिर से अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, संतानों के ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे अपन। फिर से यहां लिखो आप फादर, यहां लिखोगे आप मदर, फादर का ब्लड ग्रुप लिखोगे ए, मदर का ब्लड ग्रुप लिखोगे ओ। अब देखिएगा दोस्तों, अपन कराएंगे क्रॉसिंग। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ए के पास में क्या लगाना है, ओ लगाना है। यहाँ पे ओ के पास में क्या लगाना है, ओ लगाना है। एक एक ओ हमेशा लगाना है अगर आपके दो दो के जोड़े नहीं बने हुए तो, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे, तो ये देखिए अब क्रॉसिंग कराओ आप। तो ए का ओ से करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ए ओ बनेगा। ए का ओ से करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ए ओ बनेगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो ओ का ओ से करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ओ ओ बनेगा। ओ का आपके पास ओ से करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ओ ओ बनेगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए। अब आप क्या करो, एक ओ को हर जगह से काट दो। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया हमने, ये काट दिया, ये एक ओ हर जगह से काट दिया। और अब आप क्या लिख दो, इसके रिजल्ट्स लिख दो। और रिजल्ट्स लिखोगे तो रिजल्ट्स बड़े आसान है, 100% मानोगे। दो तो ए वाले मिल रहे हैं आपको, यानी ए ब्लड ग्रुप कितना मिल रहा है आपको, 50%, और दो ही ओ वाले मिल रहे हैं तो ओ ब्लड ग्रुप आपको कितना मिल रहा है, 50%। तो ए भी 50% मिल रहा है, ओ भी 50% मिल रहा है। इस तरीके से आप ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगा सकते हो। चलिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तो आपको दे रखा है फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो आपके पास है ए, और मदर का ब्लड ग्रुप है वो भी आपके पास क्या है दोस्तों, ए। तो फादर का ब्लड ग्रुप भी ए है और मदर का ब्लड ग्रुप भी आपके पास ए है। तो बताएं इनकी संतानों के ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों फिर से हमारे को चर्चा करनी है, तो करते हैं अपन। फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो ये हमने फादर का ब्लड ग्रुप लिख लिया ए। मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो ये हमने मदर का ब्लड ग्रुप लिख लिया ए। अब आप इनकी क्रॉसिंग, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे ओ लगाना है अपन को। तो ये मैंने ओ लगा दिया, ये मैंने ओ लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको ओ एंटीजन लगाना है बस। अब क्रॉसिंग कराओ, तो क्रॉसिंग कराएंगे तो ये ए और ये ए, उसके बाद में ये ए और ये ओ, उसके बाद में दोस्तों ये ओ ए और ये ओ। चलिए, तो ये आपने आपके पास क्या करा, ये क्रॉसिंग करा दी। अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जहां आपको एक ओ दिख रहा है वहां काट दो, जहां पे ओ दिख रहा है वहां से एक एक ओ काट दो। तो ये हमने एक एक ओ काट दिए। तो रिजल्ट्स क्या है आपके पास, तो अब अपन रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं। तो आपको ए कितने मिले, 2 ए मिल रहे हैं ना। तो ये मैंने, देखिए दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना, ये डबल ए का मतलब ये नहीं है डबल ए को नया ब्लड ग्रुप मिल गया। इस डबल ए को आपको एक ए काटना है और एक ही ए लेना है। डबल ए का मतलब एक ही ए होता है, डबल ए को ब्लड ग्रुप नहीं होता। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप कितना मिल रहा है आपको, 1 2 3, यानी 75% आपको ए मिल रहा है और ओ कितना मिल रहा है, 25%। यानी
क्या कंसेप्ट सीखा, डबल ए का मतलब क्या होता है ए, डबल बी का मतलब क्या होगा बी सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि कोई नया ब्लड ग्रुप नहीं है। यानी 75% संतानों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा ए, और 25% संतानों का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा आपके पास ओ। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन है। आपको फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी और मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ। चलिए, अब आपसे बोला है कि आप बताएं संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से आप बनाओ, ये फादर है और ये आपके पास मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है। आप क्रॉसिंग कराओगे। अच्छा, सबसे पहले ओ लगाना है अपन को। क्या ओ लगाने की जरूरत यहां पे है क्या? नहीं है, क्योंकि यहां पे ए बी जोड़े के अंदर है। यहां आपके पास एक ओ लगाने की, मतलब आपको दो दो बनाने हैं। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप क्या लगा देना, ओ लगा देना। अब देखिए दोस्तों, आप क्रॉसिंग कराओगे तो क्रॉसिंग कराने का सीधा सा नियम है। आप क्रॉसिंग कराने पे ये ए का किससे होगा, ओ से, ए ओ, ए का ओ से क्या होगा, ए ओ। उसके बाद में आपके पास बी का ओ से होगा बी ओ, और बी का ओ से होगा बी ओ। चलिए दोस्तों, ये अब अपना आ गया रिजल्ट। अब अपन जहाँ पे भी एक एक ओ दिख रहा है काट दो सबको, ये एक एक ओ को काट दिया हमने। तो रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे अंत में अपन। तो रिजल्ट्स क्या आएगा, रिजल्ट्स आपके पास आएंगे कि 50% तो क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, और 50% ही कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप। यानी 50% संतानों में ए होगा और 50% में क्या होगा दोस्तों, बी होगा। तो ये आपके पास ब्लड ग्रुप की कहानी यहाँ से क्वेश्चंस की खत्म हुई कि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, संतानों में कितनी प्रतिशत संतानों का ए होगा, बी होगा। मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से बेस्ट वे है करने का, और इससे अच्छा वे आपको ना मिलेगा, और मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और ये ब्लड ग्रुप की कहानी हमारी खत्म हुई है। चलिए दोस्तों, अब ये ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। अब इसी ब्लड ग्रुप से और आरएच कारक से ही एक प्रॉब्लम आती है, उसकी चर्चा करते हैं अपन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रोग आता है, उसकी चर्चा करते हैं। और रोग का आपके पास नाम क्या है, रोग का नाम है आपके पास, रोग का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। ये एक प्रकार का रोग है, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। तो एक रोग पढ़ा अपन ने, कौन सा, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। इसका हिंदी में नाम है गर्भ रक्ताणु को रक्तता, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस या गर्भ रक्ताणु को रक्तता, ये इस रोग का नाम है। अब आखिर ये रोग क्या होता है, सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देखिए, माना कि एक पुरुष है, ये एक पुरुष जो RH पॉजिटिव है, यानी जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है दोस्तों, RH कारक पाया जा रहा है। और एक महिला है, एक कन्या है, और उस कन्या के अंदर RH कारक उपस्थित नहीं है, यानी वो कैसी है, आपके पास RH नेगेटिव। तो पुरुष के अंदर RH कारक पाया जा रहा है और महिला के अंदर दोस्तों RH कारक नहीं पाया जा रहा। अब क्या हुआ दोस्तों, दोनों के अंदर, ये पुरुष और महिला आपस में कहीं पे मिले वैलेंटाइन डे के अंदर। वैलेंटाइन डे के दिन पुरुष ने महिला को क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया, और प्रपोज करने के बाद में महिला ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों का ब्याह मांड दिया आखा तीज के दिन। तो आपके पास क्या हुआ, दोनों का शादी हो गई। अब शादी के बाद में दोनों की पहली संतान जो होगी,
दोनों की पहली संतान तो चौकी चौकी राजी राजी हुई, बिल्कुल जिंदा भी हुई और सब हष्ट पुष्ट एकदम स्वस्थ हुई, तो सब राजी राजी। तो पहली संतान तो क्या हुई दोस्तों, बिल्कुल राजी राजी स्वस्थ। लेकिन उसके बाद की संतान, दूसरी तीसरी चौथी संतान, वो आपके पास मृत, यानी होते ही मर गई, तो गर्भ के अंदर ही, तो आपके पास गर्भ के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसका कारण जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर ने बताया कि इस महिला के अंदर कौन सी बीमारी है आपके पास, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। और बेसिकली एक बीमारी नहीं, एक कंडीशन है। अगर आप किसी भी RH प्लस पुरुष का विवाह RH नेगेटिव वाली महिला के साथ, यानी जिसके अंदर RH कारक पाया जा रहा है, उसका विवाह एक RH नेगेटिव वाली महिला के साथ करा दोगे तो उनकी पहली संतान तो जीवित रहती है, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी संतान आपके पास मृत अवस्था में होती है, मृत अवस्था में पाई जाती है, मृत अवस्था में ही गर्भ के अंदर मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास, ध्यान से रीजन सुनिएगा, तो आप रीजन सुनते हैं, आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। देखिए, ये दोनों की शादी के बाद में मान लो फर्स्ट संतान हुई, तो पहली संतान अगर आपके पास RH नेगेटिव है, अगर मान लो पहली संतान का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, यानी उसके अंदर RH कारक नहीं पाया जा रहा, तब तो चाहे कितनी संतानें हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, यानी अगर RH कारक नेगेटिव वाली संतानें हो रही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं है। लेकिन मान लो पहली संतान हो गई RH पॉजिटिव, अब उसके अंदर एंटीजन उपस्थित है, अब ये आपके पास एंटीजन उपस्थित है, महिला के अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो ये आपके पास एंटीजन महिला की बॉडी में है कि नहीं है, भाई शिशु तो महिला के गर्भ में ही है ना, तो एंटीजन है कि नहीं है आपके पास, RH कारक महिला वाली में जाएगा कि नहीं जाएगा, अब जाएगा तो महिला का जो शरीर है, इम्यूनिटी सिस्टम है यानी प्रतिरक्षा तंत्र, इसको एक खतरे की तरह लेगा, क्योंकि एंटीजन क्या होता है एक प्रकार का, अरे खतरा ही तो होता है एंटीजन, मैंने पहले बताया था ना, एक ऐसी कोई भी बाहरी चीज जो आपके पास खतरनाक होती है वो एंटीजन कहलाती है। अब ये एंटीजन जब इस महिला के शरीर के अंदर जाएगा तो महिला क्या करेगी, महिला का शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाएगा। अब एंटीबॉडी का निर्माण पहली संतान तक तो नहीं हो पाता क्योंकि पहली संतान तक खतरा ही नहीं रहता महिला के शरीर को, उसको पता नहीं चलता कि मेरा जो शिशु है वो RH पॉजिटिव है, तो पहली संतान तो चलो ठीक ठाक सामना करके वापस निकल जाती है। लेकिन जब दूसरी संतान होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ, जब दूसरी तीसरी चौथी संतान होगी, अगर वो RH पॉजिटिव होगी तो आपके पास महिला के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होगी और वो आपके पास इस संतान को क्या कर देगी, इस संतान की जो आपके पास जो भ्रूण होगा, ये जो आपके पास बच्चा होगा सेकंड थर्ड जो भी आपके पास भ्रूण होगा, उसका क्या होता है दोस्तों, आपके पास इस भ्रूण की RBC का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो भ्रूण की RBC का क्या हो जाता है दोस्तों, पाचन हो जाता है, यानी वो भ्रूण खत्म हो जाता है आपके पास एक तरीके से। जो भी आपका एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, उसका गर्भ के अंदर ही उसकी RBC का पाचन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बीमारी के अंदर किसका पाचन होता है, RBC का पाचन हो जाता है, गर्भ में उसकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो क्या सीखा आपने कि पहली संतान तो अगर देखो RH नेगेटिव संतान है तब तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एंटीजन है ही नहीं, लेकिन अगर RH पॉजिटिव संतान है पहली तो वो तो कैसे ना कैसे बच बचा के निकल जाएगी क्योंकि तब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगी इसके अंदर। एंटीबॉडी मतलब जो एंटीजन से रक्षा करती है, लेकिन दूसरी तीसरी संतानों तक महिला का शरीर अच्छी खासी एंटीबॉडी बना लेगा और फिर आपके पास इनका नंबर लेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी होगी सबको आपके पास गर्भ के अंदर ही खत्म कर देगा और होगा क्या, उनकी RBC का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। ये बीमारी क्या कहलाती है आपके पास, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। तो दोस्तों क्या सीखा आपने इस बीमारी से कि भाई अगर आपको ब्याह करना है, शादी करनी है तो गुण गुण छोड़ो, पंडित पंडित से गुण मिलाना छोड़ो, सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप का टेस्ट करो कि क्या उसके अंदर RH पॉजिटिव है कि नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला, सबसे पहले ये टेस्ट करो। लेकिन ये जस्ट जोक फॉर अपार्ट है, मतलब सिर्फ जोक्स के लिए है। अपन देखते हैं कि इसकी जो बीमारी है, ये जो बीमारी है इसका इलाज भी है, इसका इलाज संभव है और वो इलाज क्या है अपन देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके इलाज क्या है। भाई अगर बीमारी है तो इलाज भी होंगे,
तो देखिए दोस्तों, इलाज क्या क्या है इसके। तो इलाज की चर्चा अपन करते हैं, उपचार की चर्चा करते हैं। तो उपचार के लिए कुछ इंजेक्शंस हैं जो आपके पास, ये इंजेक्शन डिलीवरी के, यानी आपके पास फर्स्ट डिलीवरी जो होती है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट डिलीवरी के समय जो भी पहली डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी के 24 आवर या आजकल तो 72 आवर तक भी होता है, 24 आवर या 72 आवर तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन लगा सकते हैं। और वो इंजेक्शन कौन से अपन चर्चा करते हैं। तो पहली जब भी डिलीवरी होती है उसके 24 से 72 घंटे के भीतर आप क्या लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। और कौन कौन से इंजेक्शन लगा दो दोस्तों। तो इंजेक्शन आपके पास, एक तो आपके पास पहला है एंटी आरएच मतलब जो आरएच कारक के विपरीत में काम करता है, एंटी आरएच। दूसरा आपके पास क्या कर सकते हो, दूसरा एक इसका नाम है आरएचडी, ये भी इंजेक्शन का नाम है आरएचडी, या इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इसका इंजेक्शन आप लगा सकते हो आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन। तीसरा रोगम, ये भी बहुत फेमस है रोगम, इसका भी आप इंजेक्शन लगा सकते हो। तो 3 इंजेक्शन आप लगा सकते हो फर्स्ट डिलीवरी के 24 घंटे या 72 घंटे के भीतर, एंटी आरएच या फिर आरएचडी, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी या फिर रोगम, इसका भी आप इंजेक्शन लगा सकते हो। तो दोस्तों आखिर होता क्या है इस इंजेक्शन से। देखिए, पहली संतान होने के पश्चात ही अगर वो संतान आरएच पॉजिटिव है तो महिला का शरीर एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर देता है, क्योंकि ये तो पहला खतरा है आगे आने वाले खतरों के लिए। तो क्योंकि एंटीजन एक प्रकार का खतरा है, तो ये इंजेक्शन क्या करते हैं, अगर RH प्लस संतान हुई है पहली वाली, तो जस्ट ये इंजेक्शन लगाने से ही क्या हो जाता है, महिला के शरीर को भुला देते हैं एंटीबॉडी का निर्माण करना। मतलब उसके शरीर को, ये शरीर भूल जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र भूल जाता है कि ये मेरे लिए खतरा है, तो वो एंटीबॉडी का निर्माण टल जाता है। फिर दूसरी संतान होती है तो क्या होता है दोस्तों, वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पाती महिला के शरीर। तो इसीलिए ये 3 इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबिन जी, एंटी आरएच, रोगम, इनका आप यूज कर सकते हो। ये आपका एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस नामक बीमारी थी जो एक मोस्ट कॉमन है जो हमें ध्यान रखनी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपके पास ये बीमारी भी खत्म हुई। अब इस ब्लड का जो ब्लड टॉपिक था हमारा रुधिर, उसके लास्ट सेक्शन पे अपन आ रहे हैं। और लास्ट सेक्शन है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके पास ब्लड से लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी चर्चा अपन को दोस्तों करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पहला पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन बताया था, विटामिन के बताया था, एंजाइम बताई थी, ठीक है ना। तो इस थ्रोम्बोसाइनेज, तो ये आपके पास सारे कारक बताए थे मैंने। प्लेटलेट्स सहायता करता है विटामिन रक्त का थक्का जमाने में। लेकिन रक्त का थक्का जमना कब चाहिए, जब हमारे शरीर में चोट लग जाए। अगर बिना चोट लगे रक्त का थक्का जमने लग जाए तो हमारे शरीर के अंदर तो ब्लड बहेगा ही नहीं आपके पास, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता कौन है, नॉर्मल जैसे अभी हम हैं, तो अभी हमारे कोई चोट नहीं लगी हुई, तो अभी हमारे शरीर में ऐसी कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमने से रोक रहा है, तो उसका नाम है आपके पास हिपेरिन। तो रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन कौन सी होती है दोस्तों, उसका नाम होता है हेपेरिन। तो हेपेरिन प्रोटीन ऐसी है जो रक्त का थक्का जमने से दोस्तों रोक देती है। दूसरा, आपसे पूछ ले क्वेश्चन अगर इसी के संदर्भ में कि यही काम जो जू होती है, जू या जोंक आपके पास बोल सकते हैं, अपन जू तो नहीं बोलेंगे, अपन जोंक बोलेंगे। तो जोंक जो होती है, जोंक के शरीर में ये काम कौन करता है, तो जोंक के शरीर में एक प्रोटीन होती है हिरुडिन,
हिरुडिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा चुका है। जो मानव शरीर में कौन करती है? हिपेरिन, और जौक के शरीर में हिरुडिन प्रोटीन होती है, वो रक्त का थक्का जमने से दोस्तों रोकती है। अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बात करता हूं दोस्तों ब्लड बैंक की। ये आपके पास मैं ब्लड बैंक की बात कर रहा हूं, ब्लड बैंक यानी जहां पे ब्लड को रखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर आपसे ब्लड बैंक के अंदर ब्लड कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है? तो पहला क्वेश्चन है कि तापमान कितना होता है? तो ब्लड बैंक में अपन कितने तापमान पे रख सकते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड रखा जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को रखा जाता है। अच्छा, कितने दिन रक्त रख सकते हैं? तो ब्लड बैंक में अपन 35 से 40 दिन प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व मतलब हो सकता है सुरक्षित रख सकते हैं। तो ब्लड को कितने दिन रख सकते हैं? 35 से 40 दिन। तो ब्लड बैंक में तापमान कितना होता है ब्लड को रखने के लिए? 4 डिग्री सेल्सियस। और कितने दिन तक रखा जा सकता है? 35 से 40 दिन। अब इस ब्लड बैंक के लिए अपन 1 यूनिट ब्लड क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं ब्लड बैंक के लिए। देखिए, मैं बात करता हूं ब्लड बैंक में अपन जो ब्लड लेते हैं, आपने सुना होगा यूनिट के अंदर लेते हैं। 1 यूनिट ब्लड, 2 यूनिट ब्लड दिया, 3 यूनिट ब्लड दिया। आपने सुना होगा आज ब्लड बैंक आयोजित हुआ, उस ब्लड बैंक के अंदर 50 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया गया, कलेक्शन किया गया। अब ये 1 यूनिट ब्लड होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें समझना। 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 350 मिलीलीटर ब्लड, 350 ml ब्लड। तो 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 350 मिलीलीटर ब्लड। अब इस 350 मिलीलीटर ब्लड में 300 ml जो होता है वो तो आपका ब्लड होता है, यानी 300 ml तो ब्लड रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर। 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसके अंदर 350 मिलीलीटर होता है ब्लड। अब 350 मिलीलीटर ब्लड में से प्योर ब्लड कितना होता है आपके पास? 300 ब्लड होता है, यानी शुद्ध रुधिर कितना होता है? 300 ml। और 50 ml क्या होता है? 50 ml होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। और एंटी क्लॉटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट का मतलब होता है प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, वो पदार्थ। यानी 50 ml क्या मिलाया जाता है? प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलाए जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सबसे पहला तो आपका सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जो होता है, सोडियम सिट्रेट आपके क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। मोस्ट आप देखिए 5 स्टार क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में आ चुका है। ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम सिट्रेट का। या फिर एक और कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, EDTA। किसका यूज कर सकते हैं अपन? EDTA। ये भी एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा अमीनो एसिड। ये आपके पास एक और केमिकल होता है जिसका यूज अपन एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या बोला मैंने? ब्लड बैंक के अंदर 1 यूनिट ब्लड होता है, उसका मतलब क्या होता है? 350 ml ब्लड। 350 ml ब्लड में 300 ml तो होता है प्योर ब्लड और 50 ml होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट, यानी 100 प्रतिस्कंदक पदार्थ जो जमने से रोकते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट और आपके पास EDTA। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट आपके पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि आरएच कारक की वजह से होने वाली बीमारियां, आरएच कारक की वजह से बीमारियां, ये आपके पास पूछा गया था एक एग्जाम में क्वेश्चन। आरएच डिजीज क्या होती है? इसको अपन बोलते हैं आरएच डिजीज, आरएच डिजीज। तो आरएच कारक की वजह से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है उसकी चर्चा अपन को करनी है, पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे पहला आपके पास क्या है? पेट का आकार बढ़ना, यानी पेट का क्या बढ़ना? साइज बढ़ना, पेट का आकार बढ़ना। ये आरएच कारक की वजह से डिजीज होती है, आरएच डिजीज जिसको अपन बोलते हैं, पेट का आकार बढ़ना। दूसरा आपके पास क्या है?
हृदय गति, जो आपकी हार्ट रेट है, हृदय गति, हार्ट रेट क्या होना आपके पास, कम होना, हृदय गति कम होना, यानी हार्ट रेट आपके पास क्या होना दोस्तों, कम होना। सॉरी देखिए कम नहीं होती, बढ़ती है। आरएस डिजीज के अंदर हार्ट रेट क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। तो हृदय गति बढ़ना, ये आप ध्यान रखना, स्लिप हो गया था गलती से। तो पेट का आकार बढ़ना, हृदय गति बढ़ना, और दूसरा आपके पास क्या होता, तीसरा क्या होता है, ऊर्जा कम होना, शरीर में थोड़ा सा लैजीपन आना, यानी आलसी आलसी शरीर होना, एनर्जी कम, ऐसे आप कोई भी काम करते हो आलसीपना फील होता है, ठीक है, तो एनर्जी कम होना। या चौथा सबसे बुरा इफेक्ट हो सकता है मंद बुद्धि, यानी बच्चा क्या हो जाए आपके पास, मंद बुद्धि हो जाए, यानी उसके अंदर मानसिक विकास बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये RH कारक की वजह से बीमारियां कौन सी होती है, पेट का आकार बढ़ना, हृदय गति बढ़ना, एनर्जी कम होना शरीर के अंदर, और मंद बुद्धि होना। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के एक एग्जाम में, एक्चुअली मुझे एग्जाम याद नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन एक RSM-SSB के एक एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RH कारक की वजह से होने वाली बीमारियां। एक पॉइंट आपका लास्ट और बचता है ब्लड के अंदर, पॉइंट आता है आपके पास कि ब्लड ग्रुप को, BG, ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाली जीन कौन कौन सी है, ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाली जीन, यानी ऐसी कौन कौन सी जीन्स है जो ब्लड ग्रुप को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो 3 जीन होती है, 3 जीन कौन कौन सी है आप ध्यान रखना। पहली है IA, A ब्लड ग्रुप के लिए IA, B ब्लड ग्रुप के लिए IB, दोस्तों A ब्लड ग्रुप के लिए IA, B ब्लड ग्रुप के लिए IB, और एक होती है IO। तो ये 3 आपके पास जीन होती है जो किसको निर्धारित करती है, ब्लड ग्रुप को निर्धारित करती है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी खत्म कर लिए ब्लड के, और ब्लड से संबंधित, ब्लड ग्रुप से संबंधित, RH कारक से संबंधित सारी चर्चाएं दोस्तों हमने पूरी कर ली है। हमारे को कम से कम ये आपके पास 6 क्लासें लगी है सिर्फ ब्लड पढ़ने के अंदर। लेकिन क्यों लगी है, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ रहे हैं अपन, और किसी भी एग्जाम के अंदर आ जाए आपके 100% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो ये ध्यान रखना, आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारे टॉपिक अपन इसी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो अगर अपने लड्डू साइंस पढ़ना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है उससे, ना आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप पहले की तरह पढ़ोगे तो कोई और अच्छा ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं, आप पूरा 11-12 पढ़ना लग जाओ तो वो भी बहुत बुरा है आपके लिए, क्योंकि आप कितनी चीज़ें याद रख पाओगे। तो उतना ही पढ़ना है हमें जितना हमारे एग्जाम में टच होता है। तो मैं आपके लिए वही कंटेंट छाट के ला रहा हूँ, प्योरली NCERT बेस्ड, जो आपके NCERT फॉलो करती है, या कोई स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें से छाट के जो भी अच्छा कंटेंट है वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पटवारी के लिए, रीट के लिए, या रेलवे, NTPC जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इससे डिटेल साइंस आपको नहीं मिलेगी। आप आसानी से पढ़ें इसको। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें उसको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पास में एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।